मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध सूबे में बसे एक शहर के खंडहर। उम्र करीब 4,500 साल। सीधी और चौड़ी गलियां जो एक तय नक्शे के हिसाब से काटी गई थी। पक्की ईंटों से बने घर, लगभग हर घर में नहाने की अपनी जगह और पूरे शहर के नीचे बिछा हुआ ढकी नालियों का जाल। ये दुनिया के सबसे पुराने प्लान्ड शहरों में से एक है। ऐसा शहर जिसकी सफाई व्यवस्था आज के कई शहरों को मात देती है। अब इस जगह एक नया मुल्क है और इस मुल्क की स्कूली किताबों में दशकों से इतिहास सिर्फ 712 ईस्वी से शुरू होता रहा। वो साल जब मोहम्मद बिन कासिम की अरब फौज सिंध में दाखिल हुई। उससे पहले का सब कुछ यानी मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा समेत हजारों सालों का इतिहास इन किताबों से या तो गायब था या फिर जाहिलियत का दौर बताया जाता था। अंधेरे का वक्त, भूल जाने लायक। एक ही जमीन, एक ही मुल्क, लेकिन दो बिल्कुल उलट कहानियां। एक तरफ दुनिया के सबसे पुराने शहर, दूसरी तरफ एक देश जो लंबे वक्त तक उन्हीं शहरों को अपना मानने से कतराता रहा। अब साल 2026 है और ये कहानी अब पलट रही है। एक्स पर हालिया दिनों में आपको ढेरों पोस्ट मिलेंगी जिनमें पाकिस्तान के कुछ हैंडल्स खुद को सिंधु घाटी सभ्यता का कस्टोडियन बता रहे हैं। एक पोस्ट देखिए, पाकिस्तान इज अ सिविलाइजेशनल स्टेट होम टू टू ग्रेट सिविलाइजेशंस, इंडस वैली एंड गंधार, which have always maintained their separate identities from the Indian Vedic civilization। पाकिस्तान सिर्फ एक राष्ट्र नहीं है, ये एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, सिंधु घाटी और गांधार सभ्यता का रखवाला। अब एक और पोस्ट देखिए, 5 million people, 50,000 per city, 3,000 years ahead of the world, 0 kings found। This is the story of Pakistan before anyone was calling it Pakistan। ये सिर्फ कुछ एक्स पोस्ट की बात होती तो हम इसकी बात ज्यादा नहीं करते या शायद अहमियत नहीं देते। सोशल मीडिया पर ऐसे दावे रोज होते हैं, लेकिन यही बात थोड़े नपे तुले शब्दों में अब पाकिस्तान के अखबार, इंटेलेक्चुअल्स, वहां की सरकार और फौज से जुड़े थिंक टैंक भी कर रहे हैं। इसी पहचान और हेरिटेज को उभारने की एक और कोशिश हाल में ही पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में दिखी। खबर काफी चल रही थी कि सरकार ने तय किया कि शहर की कुछ सड़कों और इलाकों के नाम बदलकर उनके पुराने हिंदू और ब्रिटिश दौर वाले नाम वापस रखे जाएंगे। इसका मकसद शहर के पुराने इतिहास को अपनाना और टूरिज्म को बढ़ावा देना था। लेकिन पुराने नामों को वापस लेने के इस फैसले का विरोध शुरू हुआ। नतीजतन पाकिस्तान सरकार को अपना यह फैसला टालना पड़ा। प्रशासन ने कहा कि अब इस पर पब्लिक की ओपिनियन ली जाएगी। अब ये घटना आपको साफ दिखाएगी कि पाकिस्तान कागजों पर खुद को एक सिविलाइजेशनल मुल्क तो दिखाना चाहता है, कोशिश कर रहा है, लेकिन जमीन पर दशकों पुरानी सोच से बाहर आना उसके लिए आज भी आसान नहीं है। तो सवाल यह है कि अचानक पाकिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता को अपना क्यों बताने लगा है? इस दावे में कितना इतिहास है और कितनी सियासत, यही इस वीडियो में समझेंगे। 1920 के दशक में आज के पाकिस्तान में दो जगहों पर बड़ी खुदाई हुई, पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदाड़ो। जमीन के नीचे जो निकला उसने इतिहास की किताबें बदल दी। वहां हजारों साल पुराने बेहद विकसित शहर दबे थे। इस सभ्यता को आज 3 नामों से जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये ब्रॉन्ज एज की एक सभ्यता थी। इसका सबसे विकसित दौर करीब 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है, यानी आज से करीब 4,500 साल पहले। उस दौर में ये दुनिया की 3 सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक थी। बाकी 2 थी मिस्र और मेसोपोटामिया। इसकी सबसे खास बात इसके शहर थे। ग्रिड के हिसाब से कटी हुई गलियां, हर घर तक पानी पहुंचाने का इंतजाम, ढकी हुई नालियां, यहां तक कि अनाज जमा करने के बड़े गोदाम भी, नापने के लिए एक जैसे बाट और पैमाने, एक लिपि तक जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। और एक और बात जो इस कहानी में आगे बहुत काम आएगी, इन शहरों में अब तक कोई बड़ा राजमहल नहीं मिला है, यानी इन शहरों पर
कौन राज करता था, ये आज भी एक पहेली है। अब एक और अहम बात जिसे याद रखना जरूरी है, ये सभ्यता सिर्फ आज के पाकिस्तान तक सीमित नहीं थी। इसके शहर और बस्तियां 3 जगहों पर फैली थी आज के हिसाब से। आज का पाकिस्तान, उत्तर पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा पाकिस्तान में हैं, आज के पाकिस्तान में, लेकिन इसी सभ्यता के बड़े शहर भारत में भी हैं। हरियाणा का राखीगढ़ी, गुजरात का धोलावीरा और लोथल, राजस्थान का कालीबंगा। ये सभ्यता उस सरहद से बहुत पहले वजूद में थी जो 1947 में खींची गई, और इस सभ्यता की जड़ें इससे भी पुरानी हैं। आज के पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में एक जगह है मेहरगढ़। ये नवपाषाण काल की एक बस्ती थी, यानी उस दौर की जब इंसान ने खेती करना और जानवर पालना सीखा था। अब मेहरगढ़ की उम्र को लेकर अलग अलग अनुमान हैं, लेकिन करीब करीब 7 से 9,000 साल पुराना माना जाता है। ये दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी ज्ञात मानव बस्तियों में से एक है। लेकिन ध्यान रहे, मेहरगढ़ एक खेतीहर गांव था, मिट्टी के घरों वाली एक छोटी बस्ती। ये कोई बड़ा प्लैन्ड शहर नहीं था। मोहनजोदाड़ो जैसे प्लैन्ड शहर तो उससे भी हजारों साल बाद बने। अब ये फर्क हमें समझना जरूरी है मेहरगढ़ और मोहनजोदाड़ो की सभ्यता का, क्योंकि यही फर्क आगे एस्टेब्लिश करेगा बात को। तो ये तो हुई सभ्यता की बात। अब असली कहानी पर आए तो वो कहानी है हैरान करने वाली। बात यह है कि पाकिस्तान ने हमेशा सिंधु घाटी सभ्यता को अपना नहीं माना, बल्कि अपने अस्तित्व के बड़े हिस्से में उसने इससे दूरी बनाकर रखी। पाकिस्तान का जन्म 2 नेशन थ्योरी के विचार पर हुआ था। इस सोच के मुताबिक बंटवारे से पहले के हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान 2 अलग कौमें थी, 2 अलग राष्ट्र, इतने अलग कि एक ही मुल्क में मिलकर नहीं रह सकते। इसी सोच के आधार पर 1947 में पाकिस्तान बना, यानी पाकिस्तान की बुनियादी पहचान धर्म पर टिकी थी और एक और बात पर टिकी थी, इस बात पर कि वो हिंदुस्तान से अलग है। लेकिन इस सोच के साथ एक मुश्किल जुड़ी थी। अगर पाकिस्तान की पहचान का आधार ही यह है कि वो भारत से अलग है, हिंदू अतीत से अलग है, तो फिर मोहनजोदाड़ो का क्या किया जाए? वो सभ्यता तो इस्लाम के आने से हजारों साल पहले की है, ना वो मुस्लिम थी ना पाकिस्तान का हिस्सा। दुनिया भर की किताबों में आमतौर पर उसे भारतीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। पाकिस्तान के नजरिए से वो एक हिंदू या भारतीय अतीत रहा है, और एक ऐसा मुल्क जिसकी पूरी पहचान भारत से अलग होने पर टिकी थी, वो उस अतीत को आसानी से अपना कैसे कह सकता था? इसका हल पाकिस्तान के कुछ इतिहासकारों और हुक्मरानों ने निकाला। ये निकाला कि उन्होंने मुल्क की पहचान की डोर कहीं और जोड़ दी। कहां से? अरब से। इस सोच को अरबीकरण कहते हैं। दलील यह है कि पाकिस्तानी असल में दक्षिण एशिया की मिट्टी की पैदाइश नहीं है, उनका असली रिश्ता तो अरब से है, इस्लाम की जन्मभूमि से। अब दिलचस्प बात ये कि खुद अरब के लोग इस दावे को सुनकर हैरान होते हैं, क्योंकि उनके लिए इसका कोई आधार नहीं। इस सोच का सीधा असर पाकिस्तान की स्कूली किताबों में दिखा, खासकर 1971 के बाद। ये वही साल था जब पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश बना, एक ही धर्म होते हुए भी एक मुल्क 2 टुकड़ों में बंट गया। अब इस घटना ने पाकिस्तान के हुक्मरानों को अंदर तक हिला दिया। इसके बाद की किताबों में पाकिस्तान का इतिहास और जोर देकर 8वीं सदी से शुरू किया जाने लगा। 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर हमला, इसे पाकिस्तान की नींव का पहला पत्थर बताया गया। उससे पहले का दौर यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का दौर या तो किताबों से हटा दिया गया या फिर किसी पराई चीज की तरह पेश किया गया। कुछ धार्मिक तबकों ने तो इससे भी आगे की बात कही। जमाते इस्लामी जैसी कट्टरपंथी पार्टियों से जुड़े लोगों ने इन प्राचीन शहरों को जमानाए जाहिलियत की निशानी बताया, यानी इस्लाम के आने से पहले वो अंधकार का युग जिससे किसी सीख की उम्मीद नहीं है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि इन खंडरों की खुदाई करने के बजाय इनमें वापस मिट्टी डाल देनी चाहिए, मिट्टी से ढक देना चाहिए, क्योंकि उस दौर से इंसानियत को सीखने के लिए कुछ बचा नहीं है। इस सोच को पक्का करने की कोशिश 1971 के आसपास शुरू हुई, लेकिन हाल के सालों तक इस पर तवज्जो दी जा रही थी। इमरान खान की सरकार जो 2018 से 2022 तक चली, एक सिंगल नेशन करिकुलम उन्होंने लागू किया, यानी पूरे मुल्क के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम। इसका मकसद क्या था कि हर बच्चे को एक जैसी और स्टेट द्वारा तय की हुई कहानी पढ़ाई जाए। यह उसी पुराने नैरेटिव का एक नया रूप था।
तो तस्वीर साफ है। 70 साल तक पाकिस्तान की कोशिश यही रही कि उसका इतिहास मोहनजोदाड़ो से नहीं, मोहम्मद बिन कासिम से शुरू माना जाए। लेकिन अब वही पाकिस्तान पलटता हुआ दिख रहा है, या कम से कम कोशिश कर रहा है। विदेश सचिव आमना बलोच सिंधु घाटी सभ्यता को प्रेरणा का स्रोत बता रही हैं। इस्लामाबाद के थिंक टैंक इस विरासत पर बड़े सम्मेलन कर रहे हैं। अमेरिका से लौटाई गई प्राचीन मूर्तियों को पाकिस्तान की रूह और पहचान बताया जा रहा है, और पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स खुद को सभ्यता का कस्टोडियन बता रहे हैं। सवाल वही है, आखिर बदला क्या? एक मुल्क अपनी पहचान की पूरी कहानी अचानक उलट क्यों रहा है, या कम से कम ऐसी कोशिश क्यों कर रहा है? इसका जवाब एक किताब में छिपा है। एक ऐसी किताब जिसे लिखने का ख्याल किसी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में नहीं, बल्कि मुल्तान की एक टूटती बिखरती जेल की कोठरी में आया। मुल्तान की एक पुरानी जेल, दीवारों का प्लस्तर जगह जगह से झड़ रहा है। दरारों में ततैये, चूहे और चमगादड़ों ने घर बना रखा है। यहाँ कागज और कलम तक एक ऐश की चीज है। इसी जेल की कोठरी में 1980 के दशक में एक कैदी बंद था। नाम था एतजाज एहसान। एहसान कोई आम कैदी नहीं थे, एक पढ़े लिखे वकील, एक राजनेता जो आगे चलकर बेनजीर भुट्टो की सरकार में पाकिस्तान के होम मिनिस्टर बने। उस समय पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक की फौजी हुकूमत थी। इसी के चलते एहसान, जिन्होंने जियाउल हक का विरोध किया, उन्हें जेल में डाल दिया गया। अब महीनों की उस कैद में एहसान के पास सोचने के अलावा ज्यादा काम था नहीं, और वो एक ही सवाल से जूझते रहते थे, क्या पाकिस्तान सच में उतना ही कमजोर है जितना हम सबने मान लिया है? क्या ये मुल्क टिकेगा? क्या ये एक दिन टूटकर वापस भारत में मिल जाएगा? फिर एहसान को याद आया कि जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, ने अपनी मशहूर किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक जेल में लिखी थी। नेहरू ने जेल में बैठकर भारत को खोजा था। एहसान ने तय किया कि वो जेल में बैठकर पाकिस्तान को खोजेंगे। अब जैसे जैसे वो इतिहास के पन्ने पलटते गए, उन्हें एक बात सूझी, एक ऐसी बात जिसने उनका पूरा नजरिया बदल दिया। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो नया नैरेटिव है इसी किताब पे बेस्ड है। अब एहसान को लगा कि पाकिस्तान यानी सिंधु नदी का इलाका कोई 1947 की पैदाइश तो नहीं है, ये तो हजारों साल पुराना है। तो 1996 में एहसान की ये सोच एक किताब की शक्ल में सामने आई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से छपी इस किताब का नाम था द इंडस सागा एंड द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। इसी किताब में जो दलील दी गई उसे आगे जाकर इंडस थ्योरी कहा जाने लगा पाकिस्तान में। एहसान अपनी इस किताब में लिखते हैं कि पाकिस्तान कोई बनावटी मुल्क नहीं है, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसे बनाया गया है या जल्दीबाजी में 1947 में खड़ा किया गया। उनका दावा है कि ये करीब 5000 साल पुरानी एक सभ्यता का आज का रूप है, एक ऐसी सभ्यता जिसकी रीढ़ सिंधु नदी है। एहसान की दलील है कि सिंधु घाटी और गंगा घाटी ने दो अलग अलग किस्म के लोग पैदा किए, दो अलग समाज, और इन दोनों के बीच का फर्क सिर्फ धर्म का नहीं है बल्कि सभ्यता और संस्कृति का है। यानी कहा यह जा रहा है कि गंगा के किनारे पैदा हुई सभ्यता अलग है, जबकि सिंधु के किनारे पैदा हुई सभ्यता अलग है। अब एहसान इसी किताब में एक और हिसाब लगाते हैं। वो लिखते हैं कि पिछले 6000 साल में सिंधु का इलाका करीब 5500 साल तक भारत से अलग रहा। इन दोनों इलाकों को सिर्फ 3 साम्राज्यों ने एक झंडे के नीचे जोड़ा, मौर्य, मुगल और अंग्रेजी राज। और एहसान के हिसाब से ये तीनों साम्राज्य मिलकर भी इन इलाकों को कुल जमा करीब 500 साल तक ही एक रख पाए। बाकी पूरे वक्त, इतिहास के पूरे वक्त सिंधु अलग था गंगा वाले इलाके से। इसलिए एहसान के मुताबिक 1947 कोई टूटना नहीं था, वो एक पुरानी हकीकत की वापसी थी, यानी बिछड़े हुए लोगों का अपनी मां के पास लौट आना था। यही है इंडस थ्योरी, जो टू नेशन थ्योरी से थोड़ा अलग है। पाकिस्तान की पहचान को इंडस थ्योरी में धर्म से नहीं बल्कि एक नदी और एक प्राचीन सभ्यता से जोड़ने वाली दलील है। ये लंबे समय तक ये सोच सिर्फ कुछ इंटेलेक्चुअल्स और लेखकों के बीच ही रही। पाकिस्तानी राज्य की आधिकारिक कहानी अब भी वही पुरानी थी, अरब से जुड़ी हुई, 712 ईस्वी से शुरू होती हुई। तो फिर सवाल ये कि जेल की कोठरी से जन्मा ये विचार अब 30 साल बाद
पाकिस्तानी राज्य की लगभग सरकारी कहानी कैसे बन रहा है या कुछ कुछ उसके इशारे मिल रहे हैं। इसका जवाब हाल के सालों में पाकिस्तान के भीतर हुए बदलावों में है। पाकिस्तान के एक बड़े अखबार डॉन के लिए लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार नदीम पराचा अपने एक हालिया कॉलम में इस पूरे बदलाव की पड़ताल करते हैं। कॉलम का नाम है रीराइटिंग द पाकिस्तान नैरेटिव, यानी पाकिस्तान की कहानी को नए सिरे से लिखना। अब पराचा के मुताबिक ये बदलाव अचानक नहीं हुआ है, इसके पीछे कई वजह हैं। पहली वजह वो हिंसा है जो पाकिस्तान ने पिछले 2 दशकों में झेली है, आतंकवाद और सांप्रदायिक खून खराबा। इस हिंसा ने एक बड़ा अंतर्विरोध सामने लाया। राज्य के खिलाफ लड़ने वाले चरमपंथी ठीक उसी कट्टरपंथी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे जिस भाषा को पाकिस्तानी स्टेट खुद सालों से बढ़ावा देता आया था। इससे एक बड़ा सवाल हुआ कि क्या स्कूली किताबों में जो पढ़ाया जा रहा है, जो धर्म आधारित कहानी पढ़ाई जा रही है, क्या वो इस हिंसा की जमीन तैयार करती है? दूसरी वजह है एक संवैधानिक बदलाव। साल 2010 में पाकिस्तान ने अपने संविधान में 18वां संशोधन किया। इससे शिक्षा का बहुत सारा अधिकार केंद्र सरकार से निकलकर सूबों के पास चला गया। इसका सीधा असर सिंध सूबे में दिखा। सिंध की सरकार ने अपनी किताबों में अपने इलाके का सूफी इतिहास और स्थानीय नायक वापस जोड़े। 2015 में सिंध ने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का वो भाषण फिर से किताबों में डाला जिसमें जिन्ना ने कहा था कि राज्य का नागरिकों के धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा। यह भाषण 1971 के बाद की किताबों से हटा दिया गया था। अब एक तीसरी वजह की बात करते हैं जो इस टॉपिक पर पाकिस्तान के नजरिए को अच्छे से बताती है, खासकर भारत के कॉन्टेक्स्ट में। नदीम पराचा के अनुसार पाकिस्तान में ये सोच डेवलप हुई कि चूंकि भारत में हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति का उभार हो रहा है, लिहाजा पाकिस्तान इसे मौके की तरह देखना चाहता है या देख रहा है। पाकिस्तानी स्टेट का डेवलपिंग नजरिया यह बन रहा है कि अगर भारत खुद को एक हिंदू सभ्यता वाला देश बता रहा है तो पाकिस्तान खुद को सिंधु घाटी का वारिस बताकर दुनिया के सामने एक उदार और प्राचीन पहचान पेश कर सकता है। यह पाकिस्तान का खुद को भारत से अलग एक पुरानी सभ्यता के रूप में स्थापित करने का नया तरीका है और साथ ही साथ इंडस वैली सभ्यता पर हक जमाने का भी। अब यह बात हो गई कि पाकिस्तान ये कैसे कर रहा है। अब असली सवाल पर आते हैं कि पाकिस्तान को इस नई कहानी से मिलने वाला क्या है। तो सबसे पहला फायदा एक ऐसी पहचान है जो धर्म पर नहीं टिकी। अब इसकी जरूरत क्यों है ये समझना जरूरी है। पाकिस्तान सिर्फ पंजाबियों का मुल्क नहीं है, वहां सिंधी हैं, बलोच हैं, पश्तून हैं। इनमें से कई समुदायों में, खासकर बलूचिस्तान में, अलगाव की भावना और हिंसक आंदोलन रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। सिर्फ इस्लाम के नाम पर इन सबको एक डोर में बांधना काफी मुश्किल साबित हुआ है। ये पाकिस्तान का एक्सपीरियंस रहा है और यहाँ तक कि जब बांग्लादेश बना तो उसने ये बात दिखा दी कि एक धर्म एक मुल्क की गारंटी नहीं है। ऐसे में सिंधु नदी की पहचान एक नया सूत्र बन सकती है, एक नया तार जो सबको जोड़े। ये नदी पंजाब से भी बहती है, पाकिस्तान वाले पंजाब से, सिंध से भी, और इसका बहाव बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को भी छूता है। अब दूसरा फायदा वो है जिसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की भाषा में सॉफ्ट पावर कहते हैं, यानी किसी मुल्क की वो ताकत जो उसकी संस्कृति और छवि से आती है, फौज या पैसे से नहीं। अब एक 5000 साल पुरानी सभ्यता का वारिस होना दुनिया के सामने आपको एक अच्छी छवि देता है। इस सोच की झलक हाल में कुछ घटनाओं में दिखी। साल 2024 में इस्लामाबाद के एक बड़े थिंक टैंक ने पाकिस्तान की प्राचीन विरासत पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया जिसमें खुद विदेश सचिव शामिल हुई, और 2025 में पाकिस्तान की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से जुड़े एक थिंक टैंक ने एक विश्लेषण छापा जिसमें सीधे सीधे सिफारिश की गई कि सिंधु की इस कहानी को मुल्क की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति के एक औजार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। यानी ये सोच अब किसी एक अखबारी कॉलम या सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित नहीं है, ये रणनीतिक हलकों तक पहुंच चुकी है। इसी कड़ी में 2007 से अब तक अमेरिका से लौटाई गई 513 प्राचीन वस्तुओं को पाकिस्तान के एक मंत्री ने मुल्क की रूह और उनकी सभ्यतागत पहचान का हिस्सा बताया।
अब भारत में भी सरकार की इस पर नजर है। कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन हाल में संस्कृति मंत्रालय की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट किया गया जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति सील की तस्वीर है। एक पोस्ट भी लिखी हुई है जिसमें एक लाइन खास तौर पर गौर करने लायक है। लिखा है, while ancient sites may lie across modern borders, India remains the living custodian of this heritage। यानी जो प्राचीन साइट्स हैं वो मॉडर्न बॉर्डर्स के इर्द गिर्द मौजूद हो सकती हैं, लेकिन भारत इस सभ्यता का जीवित संरक्षक है। इस पोस्ट के एक्स पर, इस पोस्ट के आप कोट्स में जाएंगे तो आपको लगातार कमेंट मिलेंगे। कई कमेंट ये कह रहे हैं कि चलो सरकार को याद तो आई, यानी सिंधु घाटी सभ्यता पर लेकर एक नैरेटिव वॉर शुरू हो रही है या चल रही है। कम से कम पाकिस्तान ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश अब कर रहा है। तो ये सब हुआ कि ये दावा क्यों हो रहा है। अब इस पर बात करते हैं कि दावे की हकीकत कितनी है या क्या है। सबसे पहले नाम की बात करते हैं। पाकिस्तान की तरफ से अक्सर कहा जाता है कि जो इंडिया नाम है वो असल में पाकिस्तान का नाम होना चाहिए या उनका पुराना नाम है। अब इस दावे को देखते हैं तो ये बात सही है कि इंडिया शब्द की जड़ सिंधु नदी में है। इस नदी का नाम था सिंधु, पुरानी फारसी में ये बना हिंदू, यूनानियों ने इसे कहा इंडस और लैटिन में ये बन गया इंडिया। अब यहां तक बात ठीक है, लेकिन पेंच ये है कि यूनानियों और दूसरे विदेशियों ने इस नाम का इस्तेमाल सिर्फ सिंधु के इलाके के लिए नहीं किया, यानी जो आज का मॉडर्न पाकिस्तान है उस इलाके के लिए नहीं किया। उन्होंने इस नाम का इस्तेमाल पूरे उपमहाद्वीप के लिए इस्तेमाल किया, यानी सिंधु नदी के पार की पूरी जमीन को। इसलिए ये कहना कि इंडिया असल में पाकिस्तान का नाम है, ये बात सही नहीं है। नाम की जड़ नदी में जरूर है, लेकिन वो नाम कभी पाकिस्तान नाम के किसी मुल्क का नाम नहीं था। अब इसी तरह कुछ और दावे भी देखिए जो सोशल मीडिया पे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान का प्राचीन नाम मेलुहा था। हकीकत यह है कि मेलुहा एक शब्द है जो हजारों साल पुराने मेसोपोटामिया के लेखों में मिलता है। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि मेसोपोटामिया के लोग जिस दूर के व्यापारिक इलाके को मेलुहा कहते थे वो शायद सिंधु घाटी का ही इलाका था। लेकिन ध्यान दीजिए, ये मेसोपोटामिया वालों का दिया हुआ नाम था, बाहर से दिया हुआ नाम। ये उस इलाके के लोगों का अपना रखा हुआ नाम नहीं था, और ये नाम भी किसी मुल्क का नहीं, एक व्यापारिक क्षेत्र का था। अब तीसरे दावे पे आते हैं कि पाकिस्तान 9000 साल पहले शहर बसा रहा था और दुनिया के सबसे प्लांट शहरों का देश है। यहाँ दो अलग अलग चीजों को आपस में मिलाया जा रहा है। 9000 साल पुरानी चीज है मेहरगढ़, और जैसा हमने पहले देखा कि मेहरगढ़ एक खेतीहर गांव था, कोई प्लांट शहर नहीं। प्लांट शहर यानी मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे शहर करीब 4500 साल पुराने हैं। एक खेतीहर गांव की उम्र को उठाकर प्लांट शहरों के साथ जोड़ देना इतिहास को सहूलियत के हिसाब से पेश करना है। अब एक आखिरी और सबसे बुनियादी बात, कोई भी सभ्यता 1947 में खींची गई एक सरहद को नहीं मानती। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े शहरों में से कई आज भी भारत में हैं। जैसा हमने पहले बताया, राखीगढ़ी, धौलावीरा, लोथल, ये सब भारत में। यानी ये सभ्यता हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों में फैली थी। इस पर किसी एक का दावा करना या इकलौता दावा करना इतिहास से ज्यादा भूगोल और राजनीति की बात है। पाकिस्तान जो खुद एक धर्म के आधार पर बना हुआ मुल्क है, जो ये मानता है कि मुसलमान एक अलग कौम है, अब वो मुल्क एक ऐसी सभ्यता को अपना बता रहा है जो पाकिस्तान ही नहीं, खुद इस्लाम के आने के हजारों साल पहले से थी। कुछ साल पहले तक पाकिस्तान के कुछ धार्मिक तबके इन्हीं शहरों को जाहिलियत की निशानी कहते थे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कैमरे के पीछे थे मेरे साथी आनंद। आप देख रहे हैं खबरगाम। शुक्रिया।